Welcome to the Code Yourself Academy. Here we are going to study about Unit 2 of Mathematics. First unit हमारा complete हो गया है. अभी हम second unit पढ़ेंगे Limits and Continuity. फिर उसके बाद आपका Differentiation, Integration and Vectors रह जाएगा. Okay? तो अब start करते हैं, ठीक है? लिमिट से पहला टॉपिक लिमिट से देखते हैं. लिमिट चैप्टर का भी नाम यही है, लिमिट. तो लिमिट ही देखते हैं. लिमिट क्या होते हैं? लिमिट्स इन मैथ्स आर यूनिक रियल नंबर्स, यानी कि लिमिट्स जो होती हैं एक यूनिक रियल नंबर्स होते हैं. ओके, रियल नंबर्स होते हैं बट वो यूनिक होते हैं. लेट अस कंसीडर रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड द रियल नंबर. See, the limit is normally defined as limit x tending to c f of x is equals to L. It is read as the limit of f of x as x approaches c equals L. The limit shows the ये जो लिमिट वर्ड है ये क्या दिखाता है? लिमिट को दिखाता है. द फैक्ट दैट फंक्शन एक्स अप्रोचेज द लिमिट एल एज एक्स अप्रोचेज सी एज डिस्क्राइब बाय द राइट एरो. तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी लिमिट को बताने के लिए आपके पास एक फंक्शन होना चाहिए एफ और एक रियल नंबर होना चाहिए सी. तो जो लिमिट है आप उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, यानी कि जब एक्स सी की तरफ टेंड कर रहा है, सी की तरफ जा रहा है, तो जो एफ ऑफ एक्स है वो एल के बराबर हो जाएगा. ओके, यहाँ पे लिखा भी है, इसको कैसे पढ़ना है? द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज सी, एक्स ऑफ एस सी इज इक्वल्स टू एल. ठीक है ना? तो लिमिट यहाँ पे आपको ये दिखा रही है कि ये लिमिट है. ये यहाँ पे लिमिट यानी कि आपको पता है ना लिमिट क्या होता है, कि इसकी ये इस तरीके का लिमिट हम जब डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो लिमिट का क्या मतलब होता है कि इस हद से आगे आप नहीं जाएंगे. ठीक है ना? उसी तरीके से है यहाँ पे लिमिट भी. तो द फैक्ट दैट फंक्शन एक्स एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज द लिमिट एल एज एक्स अप्रोचेज सी. यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है वो एल को अप्रोच करेगा. कब? जब हमारा एक्स जो है वो सी को अप्रोच करेगा, जो कि राइट एरो से डिस्क्राइब करा जा रहा है. इसमें क्या होता है ना लिमिट्स में कि हम लोग वो वाली वैल्यू नहीं यूज़ करते हैं. किसी वैल्यू को अगर यूज़ करने से, जैसे कि आपके पास सी आपका कोई 4 है, तो 4 को रखने से अगर कोई मीनिंगलेस वैल्यू बन रही है, एक मीनिंगलेस फॉर्म बनने से कि 0/0, तो आप 4 को यूज़ ना करके कोई ऐसी वैल्यू यूज़ करेंगे जो कि 4 को 10 कर रही है, यानी कि 3.9 कर लेंगे या फिर 4.1 कर लेंगे, जो कि 4 के काफ़ी पास है. ठीक है? तो उसका जो चेंज आएगा ना रिजल्ट में, वो थोड़ा सा ही चेंज आएगा. रिजल्ट वही आएगा पर थोड़ा सा ही चेंज आएगा, तो वो 0/0 नहीं आएगा. है ना? मतलब आपको कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी जो कि डेफिनेट है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं है. कंसिडर द रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स बाई 4. इस वाले में क्या था, मैं पढ़ के क्या बताऊँ, ऐसे बता दूँ कि आपने एक्स स्क्वायर लिया ना, तो वहाँ पे आप 4 रखेंगे. जब आप 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 जीरो, और 4 माइनस 4 वो भी जीरो हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म हो जाएगी, जो कि मीनिंगलेस है. तो ऐसा ना हो इसलिए हम लिमिट्स यूज़ करते हैं. यहाँ पे हमने लिमिट यूज़ करा तो हमने 4 वैल्यू ना लेकर के कोई ऐसी वैल्यू ली जो कि 4 को अप्रोच कर रही है. 4 है नहीं है और वो 4 को अप्रोच कर रही है, तो उससे जो चेंज आएगा वो रिजल्ट में एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, जो कि उसको 0/0 फॉर्म नहीं रहने देगा, उसको अलग ही फॉर्म में रख देगा. ठीक है? इसीलिए हम लिमिट्स को यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो कोई फंक्शन है वो कोई ऐसी वैल्यू ना दे दे जो कि मीनिंगलेस हो, कोई मीनिंगफुल वैल्यू दे. ठीक है? ठीक है? यानी कि कोई भी आप ऐसी वैल्यू ले लेंगे, जैसे कि 4 है तो 4 में आप ऐसी कोई भी वैल्यू ले लेंगे जो 4 ना हो करके 4 से या तो छोटी होगी या 4 से बड़ी होगी, तो उसमें जो रिजल्ट में चेंज आएगा वो भी ऐसा ही आएगा कि वो या तो थोड़ा-सा छोटा होगा या थोड़ा-सा बड़ा होगा, पर लेकिन वो 0/0 नहीं होगा. है ना? तो और हमें यही चाहिए था कि वो 0/0 फॉर्म ना क्रिएट करे, क्योंकि अगर 0/0 फॉर्म हो जाएगी तो वो मीनिंगलेस हो जाएगी. ठीक है ना? तो लिमिट्स हम बस इसी ही लिए यूज़ करते हैं, ताकि कुछ भी ऐसा ना हो जाए जो कि मीनिंगलेस हो. है ना? बस हमारा लिमिट्स को यूज़ करने का एक इकलौता यही रीज़न होता है, ताकि हमारा जो वैल्यू है वो कुछ मीनिंगफुल हो. ठीक है? और लिमिट तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ ही गया होगा ना कि लिमिट में हम क्या करते हैं कि वही नंबर ना लेके कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो उसको अप्रोच करा रहा है. यानी कि उस वाले क्वेश्चन में हमने 4 लिया था तो 0 आ रहा था. अगर हम वहां पे 4 ना लेके 3.9 ले लेते तो वो 0 आंसर नहीं आता, 0.0 नहीं आता, क्योंकि वो 4 ना होकर के 4 को अप्रोच कर रहा है. राइट? तो लिमिट में हम यही करते हैं. राइट हैंड लिमिट में क्या होता है? व्हेन द लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस गिवन द वैल्यूज ऑफ ए नियर एक्स टू द राइट ऑफ ए. इसमें हम क्या करते हैं राइट हैंड लिमिट में, जो हम वैल्यू लेते हैं
वो कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं जो ए के राइट साइड पे हो, ए के राइट साइड पे हो, यानी कि आप समझो ए अगर 4 है तो ए के राइट साइड पे, 4 के राइट साइड पे क्या होगा, उससे नंबर बड़ा ही तो होगा ना, तो 4.1, यानी कि राइट हैंड लिमिट उसको कहते हैं। वो जब यानी कि फोर्स में आती है जब हम आपका पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव कहूँ या फिर उससे बड़ा नंबर ले लेते हैं, किसी भी गिवन नंबर से कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, तब वो राइट हैंड लिमिट कहलाती है। और उसको हम ए प्लस लिखते हैं क्योंकि वो, अगर आप उस नंबर को, अब 4 की जगह पे आप 4.1 रखेंगे और उसको 4 में से 4 माइनस करें तो 0 होगा, और 4.1 में से 4 को माइनस करेंगे तो -1 आंसर आएगा, सॉरी 0.1 आंसर आएगा, 4.1 में से -4 करेंगे तो 0.1 आंसर आएगा। यही अगर हम 3.9 में को 4 में से माइनस करेंगे, 3.9 माइनस 4 लिखेंगे तो आंसर -0.1 आएगा। ये डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ, ये हो गया राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें बता दिया आपको। ओके, जब हम ए के लेफ्ट वाली कोई वैल्यू ले लेते हैं तब हम उसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर कोई लिमिट तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट उसकी राइट हैंड लिमिट के बराबर हो, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट उसकी राइट हैंड लिमिट के बराबर हो। ओके, और वो एल के बराबर हो, यानी कि उस वैल्यू के बराबर हो, तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी और आपका उस जगह पर एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट एट अ पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा। द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, जो लिमिट है वो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में लाई करती है, एक पॉइंट नहीं होती है, वो किसी भी इंटरवल के बीच में लाई करती है, यहाँ पे ये कहना वो चाहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो लिमिट्स। अब एक क्वेश्चन कराएंगे ना तो आपको और समझ आएगा। नाउ मूविंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। ओके, देखो मैंने ना ये लिखी नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है और अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम टाइम वेस्ट करें। जब ये वाला सेमेस्टर मतलब फिनिश हो जाएगा, इसके एग्जाम्स हो जाएंगे और हम सेकंड सेमेस्टर के लिए वीडियोस बनाएंगे ना, तो उस टाइम पर मैं खुद से लिखने की कोशिश करूंगी ताकि टाइम, क्योंकि जब बहुत होगा तो आराम से अच्छी सी वीडियोस बनेंगी। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसे ही मैनेज करना होगा क्योंकि ना टाइम भी बहुत कम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स। हाँ, तो अगर आपके पास लिमिट है x टेंडिंग टू a f ऑफ x एंड लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ f एग्जिस्ट, ये लिमिट है, एग्जिस्ट करती हैं, राइट। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, ये दो अलग अलग लिमिट्स हैं। ओके, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x, अगर आपको इस तरीके से गिवन है तो आप इनको अलग करके तोड़ करके लिख सकते हैं और आराम से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अगर इस तरीके से गिवन है तो आप इसको भी अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं, यही है इसमें, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी में अगर आपकी, पता है क्या, जब हमारे पास इस तरीके से एक्सपेंशन होता है ना, हमारे पास इस तरीके कोई इक्वेशन होती है तो हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि ऐसा तो हमने सीखा ही नहीं है, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो उस टाइम पे जब हमको प्रॉपर्टीज याद होती है ना, अभी तो आपको लग रहा हो कि हाँ ये तो बहुत आसान सी है, हम खुद भी कर सकते हैं, तो नहीं, पर लेकिन जब हम पढ़ लेते हैं ना एक बार प्रॉपर्टीज, में पता होता है कि अगर ऐसा आ जाए तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है आप इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई भी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड है तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बस इसमें ये होना चाहिए कि जी ऑफ एक्स जो है वो 0 के बराबर ना हो, ठीक है। If f of x is smaller or equal to g of x for all x, then limit x tending to a f of x is also smaller than or equal to limit x tending to a g of x, ठीक है ना। अगर कोई फंक्शन किसी फंक्शन से छोटा है तो उसकी जो लिमिट्स हैं वो भी उस फंक्शन से छोटी ही होंगी, ठीक है ना। जिस तरीके से आपका g of x f of x से बड़ा है तो g of x की लिमिट भी आपकी f of x की लिमिट से बड़ी ही होगी, ठीक है। थिंग्स टू रिमेम्बर, ये देखो आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं, ये यहाँ पे भी हैं क्योंकि ना ट्रिग्नोमेट्री सब जगह ही आ जाती है, तो उसके फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये थोड़े से फॉर्मूलाज हैं जो बच्चे भूल जाते हैं, बेसिक वाले जो होते हैं वो सभी को याद रहते हैं, पर लेकिन ये वाले जो है ना हम अधिकतर भूल जाते हैं। जैसे कि साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 sin c plus d/2 cos c माइनस d/2, ठीक है। आप इस तरीके से याद रखिए कि जहां प्लस है, प्लस यानी कि साइन, आप हमेशा याद रखना प्लस जो होगा वो साइन का और प्लस का एक अलग ही कनेक्शन होगा,
तो इसमें क्या होगा कि साइन के साथ आप प्लस सी डी रख दो और कॉस के साथ आप माइनस रख दो, और यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी है, तो यानी कि माइनस यानी कि कॉस, तो कॉस पहले आएगा और कॉस के साथ प्लस आएगा और साइन के साथ माइनस आएगा। कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस किसी को आने नहीं देता, ठीक है, प्लस में जब कॉस होता है तो किसी को आने नहीं देगा, तो यहाँ पे दोनों ही कॉस है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी माइनस कॉस डी, अब वो अकेला रहना पसंद करता है, उसने क्या कहा, ठीक है अब मैं नहीं आऊंगा, अब तुम माइनस लेके जाओगे, लेकिन अगर तुम जाओगे तुम ही जाओगे पर माइनस लेकर के जाओगे। टू साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है, इतने हार्ड नहीं है ये फॉर्मूलाज, बस इस तरीके से याद रखना, थोड़ा सा लॉजिक बना के। हाँ, अगर साइन है तो प्लस ही होगा, पहले प्लस आएगा, कॉस के साथ माइनस साइन बाद में आएगा, और अगर माइनस साइन है क्वेश्चन में तो पहले हम कॉस लिखेंगे, उसके साथ प्लस आएगा, फिर साइन के साथ हम माइनस कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से याद हो जाती है। ये कुछ यूजफुल फॉर्मूलाज हैं लिमिट्स के लिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए के एक कांस्टेंट है, अगर k की कोई लिमिट है तो उस पर कोई लिमिट नहीं लगेगी, क्योंकि लिमिट्स x के साथ होती हैं, x में हम a को डालने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे x ही नहीं है तो आप a किस में डालोगे, राइट। तो k अगर एक कांस्टेंट है तो उसकी लिमिट भी एक कांस्टेंट ही होगी, राइट, मतलब लिमिट का लॉजिक ही नहीं रहता ना वहाँ पे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, के एक कांस्टेंट है एफ ऑफ एक्स, ये मैंने अभी बताया था ना आपको, के बाहर निकल आ जाएगा। फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ये अंडर रूट में है, तो ये जो अंडर रूट है ये पूरी लिमिट पे चढ़ जाएगा, आप पहले अंदर से लिमिट सॉल्व कीजिए, फिर उसके ऊपर जो वैल्यू है कि उसके ऊपर आप अंडर रूट रख सकते हैं। एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स एम बाय एन, ये खाली इस पे था ना, तो आप इसको पूरे लिमिट पे अगर तक रख दो, ताकि आप जो इसको लिमिट को सॉल्व करें, उसके बाद जो आंसर है आप उसके ऊपर m बाई n करके सॉल्व कर लें, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ g ऑफ x, ओके। इसमें ये क्या है कि f का फंक्शन एक और फंक्शन है, राइट, और g का फंक्शन x है ही है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो फंक्शन है, ये जो पूरी लिमिट है, ये इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू b f ऑफ x के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि जो b है वो आपका लिमिट x टेंडिंग टू g ऑफ x हो जाएगा। तो अगर आप इसको देखेंगे एक तरीके से, मतलब कि इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। बस ये आपका जो लिमिट है उसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए है। ये प्रॉपर्टीज देखो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, पढ़नी भी है, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज से पढ़ के ही, इन फॉर्मूलाज से पढ़कर ही आप अपने क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको याद रखना है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू इन ए एन माइनस वन, यहाँ पे ये जो एन है ये है, और ये जो ए है ये है, ठीक है ना। ये भी फॉर्मूला है। इफ m and n आर नेचुरल रेशनल नंबर, सॉरी, देन लिमिट x टेंडिंग टू a x raised to the power m minus a raised to the power m upon x raised to the power n minus a raised to the power n is equals to m by n a m minus n, ठीक है। ये भी इसी की तरह ही है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर इसकी कोई पावर नहीं थी तो हमने वन ले लिया, तो इसके अपॉन में वन आ गया, और यहाँ पर भी अपॉन में, यहाँ पे माइनस में वन आ गया, ठीक है। पर यहाँ पे क्योंकि n है अपॉन की नंबर्स के पावर्स में, तो यहाँ पे इसने अपॉन में n ले लिया। लॉजिक समझो, ठीक है ना, जब भी फॉर्मूलाइज याद होता है। यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस एक्स अपॉन n टू द पावर n इज इक्वल टू ई एक्स, ठीक है। साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 0, इसमें और इसमें ना थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे ये थीटा टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, ठीक है ना। यहाँ पे इंफिनिटी पे जा रहा है और यहाँ पे 0 पे जा रहा है, बस इतना डिफरेंस है। नाउ लिमिट x टेंडिंग टू 0 log mod of x is equals to माइनस इन्फिनिटी, ये आपको ना याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूलाज होते हैं, ऑब्वियसली आपको लोगों को याद ही रखने पड़ते हैं, तो ये मैं आपको इसलिए बढ़ाया ताकि आप इन्हें ढंग से याद कर सकें, समझ के याद कर सकें, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अब एग्जांपल देखते हैं, ऐसे भी मैथ्स और एग्जांपल से ही समझ आती है। ये मैं पूछ रहा है, प्रूव दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 does not exist, okay, let f of x is equals to this, ठीक है। हमने इसको, हमने x ले लिया, f of x को हमने, क्योंकि f of x से ही हम फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने f of x को 1 माइनस h ले लिया, x को 1 माइनस h लिया है, तो यहाँ पे h क्योंकि 0 को टेंड कर रहा है, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, h की जगह पर 0 पुट करेंगे, देन वी आर गोइंग टू हैव लिमिट 0 इज इक्वल टू 0, लिमिट 0 तो 0 होगी। फिर इसके बाद आपने 1 प्लस h किया, यहाँ पे हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं,
फिर 1 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 को टेंड करवाया तो 1 हो गया इज इक्वल टू 1। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो इसी वजह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, उसके लिए हमें यही देखना होता है कि उसकी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है या नहीं, ठीक है ना। ओके, हाँ नेक्स्ट है आपका इफ लिमिट। ये देखिए ये वो फॉर्मूला है जो भी बताया था जिसमें हम एन ए रेस टू द पावर एन माइनस वन करते हैं, इसमें वही करा है। कभी कभी क्या होता है ना, थोड़े से आसान सवाल भी आ जाते हैं, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए फॉर्मूला अगर आपकी ऑन द टिप्स होगा तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान सवाल था ये तो, आई डोंट थिंक इसमें किसी को भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, नेक्स्ट, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताती हूँ लिमिट्स में क्या होता है कि हमें जरूरी नहीं है कि हर बार कुछ अजम्पशंस करनी हो, यानी कि हमें जरूरी नहीं है कि आपको जैसे कोई क्वेश्चन दिया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 या और भी कोई कांस्टेंट नंबर, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था उसको चेंज कर लिया था, एच टेंडिंग टू 0 कर दिया था। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ऐसा हम तब करते हैं जब क्वेश्चन में उसके सिवाय कुछ और नहीं दिखता हमको। पर जब क्वेश्चन में ऐसा है कि एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी हुई है आपको, तो आप उसको कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा आसान करके और फिर उसमें अपनी वैल्यूज पुट करते हैं तो भी आपका आंसर आ जाता है। इस वाले क्वेश्चन में भी हमने कुछ ऐसा ही किया है। ये 1 माइनस कॉस 6x की आइडेंटिटी होती है इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x होता है। 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, ये वाली आइडेंटिटी है, ये हमने यहाँ पे यूज किए हैं। तो इसको यूज करने के बाद सॉरी, हमारी जो वैल्यू निकल के आई है वो कुछ ये आई है। ठीक है, तो इसके बाद आंसर 0 है, तो आप कह रहे होंगे मैम अब भी आंसर 0 हो गया, बट इस 0 में और 0 बाय 0 में बहुत फर्क होता है। 0 जो होता है मीनिंगफुल होता है और 0 बाय 0 इज मीनिंगलेस, बस इतना ही डिफरेंस था इसमें। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। कैन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट? नहीं करेगी। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, इन्होंने पूरा कैलकुलेशन करवाया, मैं बता देती हूँ वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक भी लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो फिर पूरा का पूरा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ही पूरा ही एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है ना, बाकी आप इसका ये जो है ना यहाँ पे गिवन सोल्यूशन आप एक बार पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स if x is rational and minus x if x is irrational. Show that limit x tending to a f of x exists only when a is equals to 0. इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले रेशनल लेंगे फिर इरेशनल लेंगे फिर 0 लेंगे, तब उसमें से देख देख कर बताएंगे कि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे रेशनल नंबर लिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट ली है which is if a minus 0 h tending to 0, वही तरीका है, कुछ नया नहीं है। f of a minus h tending to 0, a minus h is equals to a if a minus h is rational, and h tending to 0 minus a minus h is equals to minus a if a minus h is irrational. If f a minus 0 is not unique, that is f a minus 0 is not unique, वो यूनिक ही नहीं है क्योंकि रेशनल के लिए कुछ और वैल्यू आ रही है और इरेशनल की कुछ और वैल्यू आ रही है, therefore f of a minus 0 does not exist and limit extending to a f of x does not exist for a नॉन जीरो रेशनल नंबर। यहाँ पे हमने केस सेकंड लिया है जब वो 0 हो गई, तो 0 माइनस 0, ठीक है, h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 माइनस h था तो यहाँ पे हमने h रखा, माइनस 0 हो गया, माइनस h हो गया, सॉरी यहाँ पे 0 है ना, तो माइनस h हो गया। लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 माइनस h इज इक्वल टू 0 इफ माइनस h इज रेशनल, और h इज इक्वल टू 0 इफ माइनस h इज इरेशनल, राइट, तो बराबर हो गया। तो RHL LHL वो हो गया। अभी RHL देखते हैं, RHL में क्या है, इसमें भी h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस, देखिए मैं इसको दोबारा दोबारा बता रही हूँ, पर इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस इसमें ये होगा राइट हैंड लिमिट में यहाँ पे माइनस h था, यहाँ पे प्लस h हो जाएगा। h टेंडिंग टू 0, h इज इक्वल टू 0 इफ h इज रेशनल, एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h इज इक्वल टू 0 इफ h इज इरेशनल, राइट। तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0, हेंस लिमिट h x टेंडिंग टू a f of x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रही है। जब हमने इरेशनल लिया तो वहां पर भी वही बात आ गई, क्योंकि आप देखिए ना a माइनस एच होगा और यहाँ पे माइनस a माइनस एच है,
तो माइनस ए इफ ए माइनस एच इरेशनल, इरेशनल लेंगे तो हम ये तो होगा ना, बस। तो यहाँ पे भी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, देखो मुझको पता है लिमिट्स जो है जिन्होंने पहले पढ़ा होगा, वैसे सबने पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा? हाँ नहीं पढ़ा होगा। जिन्होंने लिमिट्स नहीं पढ़ा उनको थोड़ा सा ना ये अटपटा लग रहा होगा, बट मैं आपको एक एकदम ना बेसिक चीज ये बता रही हूँ कि जब भी आपको कहा जाए कि आप इस पॉइंट पे लिमिट चेक कीजिए, तो आप क्या करेंगे, ए प्लस उस जीरो प्लस एच करेंगे और जीरो माइनस एच करेंगे, और फिर वैल्यूज को रख करके देखेंगे कि वो दोनों एक जैसी हैं या नहीं। अगर दोनों एक जैसी हैं तो वो एग्जिस्ट करेगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं है तो उस पॉइंट पे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, continuity at a point. A function y is equals to f is said to be continuous at a point x is equals to a if the following condition are satisfied. अब हम कंटिन्यूटी पढ़ते हैं, लिमिट्स हमने पढ़ लिया। लिमिट्स में हम क्या करते हैं, क्यों यूज करते हैं लिमिट्स को, क्योंकि अगर किसी वैल्यू पे आपका कोई भी इक्वेशन जो है कुछ मीनिंगलेस बना रही है, तो हम लिमिट्स का वहां पे यूज कर लेते हैं। वो नंबर ना लेके कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो उसको अप्रोच कर रहा है, या तो नेगेटिव साइड से या पॉजिटिव साइड से। ठीक है, f of x is defined at x is equals to 8, that is f of a exists। कोई भी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कोई भी जो पॉइंट है वो कंटिन्यूस कब होगा, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस कब होगा, जब वो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, वो डिफाइन होना चाहिए वहां पर। लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, दैट इज एफ ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू एफ ए माइनस जीरो, यानी कि एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल भी होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। और वो पूरा का पूरा एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, ये तीनों बराबर होने चाहिए, तभी वो आपका कंटिन्यूअस होगा। इफ एनी वन ऑफ द कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड देन द फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। तो कंटिन्यूअस होने के लिए आपका कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है आपके पास, वो एक पॉइंट ए पे कंटिन्यूअस है या नहीं, उसके लिए हमको ये चेक करना होता है कि पहले तो वो उस पॉइंट पे एग्जिस्ट होना चाहिए, यानी कि उसकी वैल्यू कोई होनी चाहिए उस पर। सेकेंडली एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए, और ये तीनों आपस में बराबर होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए, और एफ ऑफ ए भी इन तीनों दोनों के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एफ ऑफ ए प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस जीरो। ये होगी आपकी राइट हैंड लिमिट, और ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। और आपको बता दूं, अगर कोई भी फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है तो उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो बिना पेंसिल उठाए बनाएंगे, यानी कि उसमें कोई ब्रेक नहीं होगा। जैसे कि आप इस वाले ग्राफ को देखिए, ये आप कुछ इस तरीके से पेंसिल बिना उठाए बना रहे हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे ऐसा कर्व है, ठीक है ना, मैंने तो एक कम ढंग से बनानी, कुछ इस तरीके से है ये, ठीक है ना। ऐसा जो ग्राफ बनेगा वो बेसिकली आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ये बहुत बड़ी पहचान है कि आप जब भी उसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको उसके पॉइंट्स को दिखाने के लिए ना कभी अपनी पेंसिल नहीं उठानी पड़ेगी। ठीक, नाउ कॉन्टिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। ठीक, इसे और देखते हैं क्या है ये, एक सेकंड ना। ओपन इंटरवल यानी कि जब a और b इसमें इंक्लूडेड ना हो। अ फंक्शन y is equals to f of x is said to be continuous in an open interval a comma b if it is continuous at every point of the interval। वो किसी भी इंटरवल में कंटिन्यूटी तभी ही कहा जाएगा, कोई भी फंक्शन किसी भी इंटरवल में कंटिन्यूस तभी होगा जब वो उसके हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस हो, जब वो उसके हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस हो। पर लेकिन उसमें ये लास्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल में क्या हो जाएगा कि आपकी लास्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं ये भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, बस दैट्स इट। और उसके जो बीच के पॉइंट्स हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे। ये कंडीशंस लिखिए ना, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर जो सी है वो बी के बीच में बिलोंग करता है। ठीक है, ये राइट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये एक्चुअल वैल्यू है, दोनों तीनों बराबर होनी चाहिए। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए फ्रॉम द राइट, वो राइट से ए की तरफ कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि जो ए से बड़ी वैल्यू लेनी है यानी कि वो राइट की तरफ लेनी है, और बी से वो लेफ्ट की तरफ कंटिन्यूअस होना चाहिए, और बी पर भी होना चाहिए, और बी से लेफ्ट की तरफ कंटिन्यूअस होना है, क्योंकि बी से हमको छोटी वैल्यू लेनी है। ठीक है ना, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देयर इज नो ब्रेक और जंप इन द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, मैंने जैसे कहा था कोई ब्रेक या कोई भी जंप नहीं होना चाहिए ग्राफ में, तो आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी यही है, अगर आपके दो फंक्शंस हैं और वो कंटिन्यूअस हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन
f plus g, f minus g and f into g are continuous at x is equals to a। जब ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होंगे तो उनका सम ले लीजिए, उनका सब्ट्रैक्शन ले लीजिए, उनका मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए, वो भी a पर कंटिन्यूस होंगे। f divided by g is also continuous at x is equals to a provided नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी वो भी आपका कंटिन्यूस होगा। If f is continuous at g of a, then the composition function f of g is also continuous at x is equals to a। ये कंपोजिशन क्या होता है, जब f of g of x लिखते हैं ना, तो ये कंपोजिशन होता है। जैसे मैंने आपको पहले वाला क्वेश्चन था ना, एक f के अंदर g of x था, वही वाला कंपोजिशन है। ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस ओवर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूअस होते हैं रियल नंबर्स में। ये प्रॉपर्टी है कंटिन्यूटी की, अपन को थोड़ी सी याद रखेंगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आसानी होगी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस मॉड फंक्शन है इस सॉरी ओवर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये भी सारे रियल नंबर्स के सेट पर कॉन्टिन्यूस है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस एट ऑल द रियल नंबर्स। एक्सपोनेंशियल वाले ई वाले, ठीक है ना। The function sin x and cos x are continuous at all the real numbers, और tan x, cosec x, sec x and cot x ये अपने डोमेन्स में continuous होते हैं। और the function like log x, ln x, antilog, under root x etc are continuous on their respective domains। ठीक है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपका कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे continuous है तो फिर उसके लिए एक k एक ऐसी वैल्यू होगी जो उनके बीच में लाई करती होगी, जो उनके बीच में लाई करती होगी, और c एक ऐसा नंबर होगा जो कि आपके इंटरवल के विद इन होगा, जो कि आपके इंटरवल के विद इन होगा, यानी कि उसके अंदर होगा। कुछ इस तरीके से कि f of c is equals to k, यानी कि जब आप x की जगह पर c को रखेंगे तो k आ जाएगा, और वो k आपका उस इंटरवल के बीच में लाई करता होगा। कब? जब वो कॉन्टिन्यूस होगा आपके एंड पॉइंट्स पे। ठीक है। इसका एक क्वेश्चन है, चेक वेदर देयर इज अ सॉल्यूशन टू द इक्वेशन दिस बिटवीन द इंटरवल 0 to 2। ठीक है। हमने इसमें क्या किया कि हमने इसका एक 0 रखा पहले, फिर हमने 2 रखा, फिर वैल्यूज देखी, फिर इसके बाद हमने ये सजेशन दिया क्योंकि एक पॉलिनोमियल है तो उसका जो ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूस ही होगा। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमने लगा के हमने कहा कि वो जो ग्राफ है वो 0 से 2 के बीच में कहीं पर भी क्रॉस करेगा तो उसका सोल्यूशन जो होगा वो 0 से 2 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। यही तो हम कहना चाह रहे हैं ना, इसका सोल्यूशन 0 से 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि k जिसके लिए इसका सोल्यूशन है वो वैल्यू 0 से 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगी जो कि c है, वो वैल्यू 0 से 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगी जो कि c है। ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहती है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यही कहती है कि अगर आपका कोई इंटरवल है जिसके एंड पॉइंट्स पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी जिसके लिए आपका जो फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू ले ले, यानी कि कोई भी वैल्यू से मेरा मतलब है कि वो उसको उसका सोल्यूशन दे दे। एक तरीके से कोई भी वैल्यू ले ले से मेरा मतलब क्या है, वो उसका सोल्यूशन दे दे। जैसे कि आपकी इक्वेशन है ना, तो 0 से 2 के बीच में कोई ऐसा वैल्यू जरूर होगा जिसको रखने से इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ये आपका इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहती है, अगर वो अपने एंड पॉइंट्स पे 0 से 2 के बीच पे अगर वहां पे कॉन्टिन्यूस है तो। गॉट दैट? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन वही है जहाँ जिस भी पॉइंट पे कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा वहां पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा, और जिस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा उसको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। जाहिर सी बात है। अभी टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखते हैं, ये नई चीज है। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसको आप रिमूव कर सकते हैं, राइट। इसमें क्या होता है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों बराबर भी होती हैं, पर लेकिन जो फंक्शन होता है वो x इज इक्वल टू a पर डिफाइन ही नहीं होता है और ना ही उसके बराबर। जब हमें डिफाइन ही नहीं होगा तो उसके बराबर ही की होगी। जहाँ पे हम f ऑफ a लेते हैं जो कि कॉन्टिन्यूटी के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, वो इसमें डिफाइन ही नहीं होता है, और जब डिफाइन नहीं है तो वो वैल्यू ही नहीं ले पाएगा कोई, और ना ही वैल्यू नहीं लेगा तो उसके बराबर नहीं होगा। तो यही बात है, पर हम इसको रिमूव कर सकते हैं। Because if the function can be defined suitable at x is equal to a, so that the new function becomes continuous at a। हम उसको रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं कि हम x is equal to a पे उस फंक्शन को डिफाइन कर दें, कह दें कि अगर आपने a पर जो फंक्शन है वो ये सेम वैल्यू लेगा, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं लेगा।
यानी कि अब हम कहेंगे 2x पे कोई भी नंबर, से कोई फंक्शन है 2x, उसमें अगर हम 1 वैल्यू डालेंगे, जिस पर कि जैसे कि आपका 1 लिया हमने किसी भी फंक्शन के लिए, तो क्या होगा कि अगर आपने ये 1 की वैल्यू डाली तो उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। आप कुछ भी नहीं करेंगे, अगर आपने 1 डाला है तो आउटपुट में उस फंक्शन की वैल्यू 2 आप सीधे सीधे लिख देंगे, कुछ नहीं करना उसमें। तो अब जैसे कि पहले था कि वो 1 पे डिफाइन नहीं था, वो वैल्यू नहीं आ रही थी, पर लेकिन अब क्योंकि हमने कुछ चेंज करके उसको डिफाइन कर दिया, उसको कह दिया कि इसकी यही वैल्यू होगी, आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 2 लिखेंगे तो वहां पे वो डिफाइन हो गया इस तरीके से, और आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस भी हो गया। नेक्स्ट है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ये एक ऐसी डिसकंटिन्यूटी होती है जो कि रिमूव नहीं की जा सकती है ना, वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच तक की रहती है, उसको कहते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी occurs when neither the limit exists at x is equals to a nor the function is defined there. In other way we can say that the function is said to have an infinite discontinuity at x is equals to a if f right hand limit and left hand limit is plus infinity or minus infinity, such types of discontinuity cannot be removed. इसमें क्या होता है कि नहीं तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ना ही आपका फंक्शन डिफाइन होता है उस पॉइंट पर, तो उसको हम इन्फिनिट डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं कि आप कुछ भी कर लो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। फिर डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, इसमें क्या होता है, लिखा है यहाँ पे इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पे डिफाइन होता है, और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट भी करती हैं, पर लेकिन दोनों इक्वल नहीं होती हैं, तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, एंड सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, neither f of a plus a और nor f of a minus 0 exist at x is equals to a, यहाँ पे ये दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दोनों लिमिट से एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये होगी आपकी सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब मिक्स डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, द फंक्शन f of x is defined at x is equals to a and only one limit exist, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर लेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर लेगी, दोनों में से कोई एक ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तब हम इसको कहेंगे मिक्स डिसकंटिन्यूटी। ये कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस का डिफरेंस है। कॉन्टिन्यूस में आपका जो ग्राफ बनेगा एकदम बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं, ठीक है, और इसको भी आप ऐसे बना दीजिए, पर लेकिन डिसकंटिन्यूस में आपको इस तरीके से बनाना होगा, फिर आपको इस तरीके से बनाना होगा। ये 1/x का ग्राफ है और ये मॉड्यूलस x का ग्राफ है, ये इस तरीके से अलग अलग तरीके से बनाना पड़ रहा है, ठीक है ना, इनका डिफरेंस है, इसमें पेंसिल उठानी पड़ रही है और इसमें पेंसिल नहीं उठानी पड़ेगी, ये डिफरेंस है इनका। अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे हमको कॉन्टिन्यूटी का टेस्ट करना है x इज इक्वल टू a पे, और ये आपका फंक्शन है, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 0 प्लस h 0 साइन, ये था ना x इंटू साइन 1/x, तो ये x हमने लिया है 0 प्लस h और 1/0 प्लस h, ठीक है ना। फिर आपने इसको पूरा सॉल्व करा तो ये साइन 1/h और यहाँ पे लिमिट h हमने अलग कर लिया है, क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो हम उसको अलग कर सकते हैं ना, तो लिमिट h को भी आपने 0 रखा और साइन 1/h को यहाँ पे h को भी 0 रखा, तो इसकी जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में घूमेगी, क्योंकि इसका ये डोमेन है साइन का, तो 0 के अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई कर तो 0 ही हो जाता है। फिर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया एट x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, वही इस तरीके से हमने अलग करा है इनको, यहाँ पर -h और -1/h साइन का, फिर वही वैल्यू आएगी बेटा, 0 ही आएगी, ठीक है ना, -h होगा तब भी तो 0 ही आएगी ना, तो यहाँ पर भी 0 ही आ गई वैल्यू, ठीक है। फिर आगे हमने प्लस h माइनस h यानी कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है और 0 रखो तो 0 ही होगा, hence the function is continuous at x is equals to 0। अभी इन्होंने कहा था let x is equals to a where a is a non zero real number, अभी उसने ये भी तो कहा था ना कि नॉन जीरो पर भी वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए साइन 1/a। अब आपने यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लिया है, राइट हैंड लिमिट लेंगे तो आपका तो भी आपकी वैल्यू ए साइन 1/a होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने 0 रखा है, और फिर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया है, यहाँ पे -h है क्योंकि h आपका माइनस में है और h आपका वैल्यू हमने 0 रखी है जो कि छोटी है, तो उसका माइनस का साइन उसी के साथ ही रह जाएगा, तो यहाँ पर भी a साइन 1/a हो जाएगा, और a रखेंगे तो भाई a ही होगा क्योंकि x साइन 1/x था, तो फिर ये तीनों ही बराबर हो गए, इसका मतलब कि ये रियल नंबर्स पे भी कॉन्टिन्यूस है। इस तरीके से कॉन्टिन्यूटी हम प्रूव करते हैं, पहले राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे, फिर उस वैल्यू को निकालेंगे जिसपे हम लिमिट्स निकाल रहे थे,
और इन तीनों को इक्वल अगर है तो कॉन्टिन्यूस है, नहीं तो नहीं है। शो दैट एफ ऑफ एक्स मॉड इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये है इसका फंक्शन का पूरा डिटेल दिया हुआ है कि जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। 1 कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी। और 1 कब होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर बिकॉज is equals to greatest integer which is less than x। RHL is equals to राइट हैंड लिमिट लिया हमने और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लिया है। जब आपने राइट हैंड लिमिट लिया है यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है, और यहाँ पे जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया है तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस एच है और यहाँ पे 1 माइनस 0 है ना। और यहाँ पे लिखा भी है इसका कि उसकी 1 वैल्यू जब आएगी जब वो 1 से 2 के बीच में होगा, और 0 वैल्यू जब आएगी जब वो 0 से 1 के बीच में होगा। 1 माइनस एच जो है वो यहाँ पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 0 से छोटा है, तो उसकी वैल्यू 0 ही होगी। ठीक है, therefore function is not continuous at x is equals to 1। तो वो continuous ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द continuity of function above defined by 5x minus 4 if x की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में है, और ये वाला इक्वेशन आपको यूज करना है जब आपकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में है एट x is equals to 1। आपको x is equals to 1 पे देखना है। तो if we have f is equals to 1 तो 5 into 1 minus 1 is equals to 1। लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं अभी हम। सॉरी, यहाँ पे -1 नहीं है, यहाँ पे -4 है ना, यहाँ पे 4 था ना, बुक वालों की प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, 1 माइनस 0 लेंगे, उसके बाद 1 माइनस एच हो जाएगा, क्योंकि हमने ऐसे ही करते हैं ना 1 माइनस एच, तो 5 इंटू 1 एक्स की जगह पे 1 माइनस एच करिए, -4 करिए, एच की वैल्यू हम 0 रखेंगे, तो 1 माइनस 5 एच इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने 0 रख दिया तो यहाँ इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे 1 प्लस 0 यानी कि 1 प्लस एच टेंडिंग्स टू 0, और जब वो 1 था, इफ तब वो वाली इक्वेशन लेनी थी। ये इसमें ना ये ध्यान रखना होता है कि किस जगह पर कौन सी इक्वेशन लेनी है। अगर इस तरीके से आपका जो फंक्शन है वो टूटा हुआ है ना, तो वो आपको इसका ध्यान रखना होता है कि कौन सी वैल्यू पे क्या इक्वेशन आपको उठानी है। अब क्योंकि हमने राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो 1 से बड़ा ले रहे हैं, 1 से बड़ा ले रहे हैं, और 1 से बड़े के लिए हमें ये वाली इक्वेशन लेनी है, तो हमने वही ली है। एक्स की जगह पे 1 प्लस एच रख दिया, फिर इसकी वैल्यू रखी, फिर 4 माइनस 3 आ गया हमारा आंसर, यानी कि 1, तो उसके बराबर होगी। और जब आप 1 रखोगे इक्वेशन में तो भी वो बराबर ही होगी, है ना, 1 ही तो आ रहा है, इसमें 1 है ना, 1 के बराबर है, तब भी तो वाली इक्वेशन रखनी है ना। हाँ, इसी तरीके से इस क्वेश्चन में देखिए, आपको 1 पे फाइंड करना था, तो 1 से कम होगी तो ये वाली इक्वेशन रखनी है। अगर 1 होगी, लिखा है ना बराबर टू 1, तब भी वाली इक्वेशन लेनी है। और अगर 1 से ज्यादा बड़ी होगी तो ये होगी। राइट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाली इक्वेशन रखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाली इक्वेशन रखेंगे, और जब हमें 1 पे वैल्यू फाइंड करनी होगी तब हम ये वाली इक्वेशन रखेंगे किसमें लिखा है। ठीक है, देखो, आई नो लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी इतना आसान नहीं है समझना, थोड़ा सा टाइम लगता है। आप थोड़ा सा टाइम और दीजिएगा, मैं थोड़ा सा फास्ट पेस पे करा रही हूँ ताकि लास्ट में हमारे पास टाइम हो तब हम इसको ढंग से पढ़ सकें। ढंग से नहीं, मैंने मतलब आप इससे इंट्रोड्यूस हो गए ना, तो फिर अब आपको इसकी क्वेश्चन करने में ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी। और मैं आपको बता दूं तो लिमिट्स इतना पूछा भी नहीं जाता, मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 क्वेश्चन होगा, और वो भी ऑप्शंस में होते हैं, तो आप उसको अगर छोड़ भी देंगे तो चल जाएगा, पर मैं ये नहीं कह रही आप छोड़ दें, आपको पढ़ना है पूरा। और ये इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपको डिफरेंशिएशन समझ में आए। डिफरेंशिएशन आप सभी लोग प्लीज ध्यान से पढ़ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लिमिट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब हाँ बेस बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि पता हो कि हाँ लिमिट्स हम क्यों यूज करते हैं। बाकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी क्या है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब हम उसका ग्राफ स्मूथली बना लें। ये आपके लिए एक कहूँ तो, जिससे कि आपको एक क्विक वाला रिकैप अगर आप करना चाहें तो आप इस डेफिनेशन से कर सकते हैं। पर लेकिन अगर पूरा आपको अगर चाहिए तो क्या होना चाहिए, उस पॉइंट पे आपका फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, उस पॉइंट की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों आपस में बराबर होने चाहिए, ये आपका कॉन्टिन्यूटी। अगर ये कुछ नहीं है, इन तीनों में से एक भी कंडीशन अगर गलत हो जाती है तो आपका डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। बस इतना पढ़ना था, और कुछ नहीं है इस वाले चैप्टर में। ठीक है, इस वाली यूनिट में तो वाली यूनिट खत्म होती है, वीडियो भी खत्म होती है। इस बार पूरी यूनिट एक ही वीडियो में खत्म कर दिया मैंने। और आई नो थोड़ा बहुत समझ आया होगा, थोड़ा बहुत समझ में भी नहीं आया होगा, इट्स ओके, होता है ऐसा।
पर थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया ना किस तरीके से लिमिट सॉल्व करते हैं। बाकी जो इसमें क्वेश्चंस है ना वीडियो में, आप उनको देख लेना, अपने आप से पढ़ना एक बार, इसलिए मैंने सॉल्यूशंस भी डाले हैं ताकि आप अपने आराम से पढ़ें, आपको समझ में आए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन कोड योरसेल्फ।